हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। व्यूवर्स, आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है अभिषेक मिश्रा जी ने, जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है अमारा इफ्तिखार ने, वो भी किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आज हमारे चैनल पे हमें पहली बार जो है वो ज्वाइन किया है। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू रबाहा, थैंक यू सो मच। अभिषेक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज हम जो है डिफरेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड है। पहली बात जो है हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के एक मौलाना हैं, उन्होंने जो है वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट पास की है, जो कि हम यकीन नहीं कर रहे हैं, और मैं यकीन करें, मैं वो वीडियो 100 बार देख चुकी हूँ। और मेरा आज का बेसिकली टॉपिक भी यही था। G20 से रिलेटेड भी बात करेंगे और साथ मौलाना साहब की एक स्टेटमेंट से भी बात करेंगे। तो चंद्रयान 3 को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट पास की है कि पाकिस्तान के साइंटिस्ट तो एक नीडल तक नहीं बना सके, जबकि इंडिया जो है वो मून पर चला गया, और उसके पीछे किसी हिंदू, किसी पादरी का काम नहीं है, बल्कि उनके साइंटिस्ट ने मेहनत किया तो आज वो मून पर हैं। तो इसके पीछे अमारा जी, आप कैसे देखती हैं, क्या कहना चाहेंगी? हमारे व्यूअर्स को अपनी राय से आगाह कीजिए। और क्या समझती हैं कि चांद जो है और मून को किस तरह वो देख रहे हैं? शायद सन और मून को वो समझ रहे हैं, क्या हमारे सोसाइटी में रिवोल्ट आ चुका है? क्या कहेंगी आप? आप जिस मौलाना साहब की बात कर रही हैं, मेरे ख्याल में नाजरीन को उनका नाम वगैरह बता दीजिएगा ताकि जब उनको सुनना हो तो वो उनको सुन सकें। जो बाकी बात मौलाना साहब की है वो आपकी तवज्जुह से मैंने सुनी है, तो मुझे सिर्फ एक सवाल करना था इन मौलाना साहब से कि पाकिस्तान के कहते हैं साइंसदान सुई तक नहीं बना सके। पाकिस्तान में आपने साइंस रहने कहाँ दी है? आपने यहाँ पर इंसान को इंसान नहीं रहने दिया। साइंस तो दूर की बात है। जो हमारा जो मिशन था, आप स्पेस मिशन, वो इंडिया से पहले हम लोग शुरुआत कर चुके थे, और उनकी बुनियाद रखने वाले डॉक्टर अब्दुल सलाम थे। आप जानते होंगे उनको नोबेल प्राइज उनको मिल चुका है, बहुत बड़ा दुनिया में नाम है फिजिक्स में। लेकिन पाकिस्तान में उनके साथ जो सलूक हुआ था, तो वो मैंने और आपने नहीं किया था, मेरे जैसे आम आवाम ने नहीं किया था, यही मौलाना साहब थे। एग्जैक्ट यही नहीं, लेकिन इन्हीं का तबका था, कहने का मतलब जिन्होंने उनके ऊपर जिंदगी तंग कर दी थी पाकिस्तान में, तो उनको पनाह लेनी पड़ी, एक किस्म की मुल्क से जाना पड़ा। और उसके बाद से आज तक का जो स्पेस का हाल है, ये वो कोई आम साइंसदान नहीं थे। और उनको क्यों जाना पड़ा? क्योंकि वो अहमदी फिरका से ताल्लुक रखते थे, उनको गैर मुस्लिम करार दिया गया। और उसके बाद आपने कुछ साल पहले एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को का ग्रुप देखा होगा, जो उनकी तस्वीर पर जूते मार रहे थे, डॉक्टर अब्दुल सलाम की तस्वीर पर, जो उनके नाम पर रखा गया कैंपस साइंस यूनिवर्सिटी में, वो उनको तब्दील करना पड़ा। तो ये सब कुछ मेरी और आपकी वजह से नहीं हुआ। जो मौलाना साहब अगर ये तकल्लुफ फरमा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे साइंसदान सुई तक नहीं बना सके, तो मुझे ये बता दें कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, या जो फिर आपने इधर वहशत फैलाई हुई है, उस सिस्टम से निकल कर लोग साइंसदान नहीं बनते, लोग दहशतगर्द बनते हैं, और वो धड़ाधड़ बन रहे हैं। लोग एक दूसरे के गले काटते हैं, लोग मजहब और फिरके के नाम पर नफरत फैलाते हैं, औरत को तजलील करते हैं। तो वो सब कुछ तो हो रहा है जिसकी बुनियाद रखी गई है। तो मौलाना साहब इतने मासूम बन के क्यों पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में सुई तक क्यों नहीं बनाई गई? मुझे हैरत होती है इन मौलवियों के दिमाग में कि इनका दिमाग कहाँ अटका होता है, कि इनको क्यों नहीं समझ आती कि ये कर क्या रहे हैं और ये उम्मीद क्या रखते हैं। बाकी रही बात उनका दूसरे उसकी कि इंडिया में वो कोई हिंदू नहीं, वो ये बिल्कुल गलत है कि आप मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं, साइंस, यकीनन साइंस का कोई मजहब नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर इंडिया भी आज सेकुलर रियासत ना हो, वहाँ पे भी तालीम की बुनियाद ये ना हो, वहाँ पे भी उन्होंने अपने जो प्रायोरिटीज हों, वो आज से 70 साल पहले यूनिवर्सिटीज की बजाय उन्होंने कुछ और बीज बोए हों, तो आज वो भी वही काट रहे होते। तो उनको अगर तोहफे में ऐसे मौलाना हजरात का इस तरह का ये जो माफिया है जो हमें मिला हुआ है, तो अगर उनको मिल जाता, जो मिला वो भी कुछ हद तक, तो मैं नहीं समझती कि वो भी साइंस में भी कहीं जा सकते थे। अगेन आई वुड लाइक टू आस्क दैट मौलाना साहब कि आपने इस काबिल छोड़ा है कौम को कि हम सुई तक बना सके? बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। और अभिषेक सर, आपकी इस हवाले से क्या राय है? क्या हमारी सोसाइटी में रिवोल्ट आ गया है, या फिर इसके पीछे भी कोई साजिश ही है? पाकिस्तान की सोसाइटी के बारे में बोलना या समझना मेरे मेरे बियॉन्ड है। आई मीन आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड दी सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी डीपली डिस्कनेक्टेड है अपने रूट से, और डीपली रूटेड है एक इमेजिनरी वर्ल्ड में, जिसमें कि वो अपनी हिस्टोरिकल हेरिटेज को समहाउ एक अजीब नज़र से देखते हैं। अब आप देखें कि हमारे जो एस सोमनाथ जी थे, जो हु इज द मेन
person behind this whole Chandrayaan 3 success. उन्होंने कहा कि the knowledge of this whole thing I derived it from Veda, from Ved. The knowledge of Surya Siddhant on which this whole planetary movement and वो सब चीजें जो लिखी हुई हमारे पूर्वजों ने पहले लिखी थी. देखिए यूनिवर्सिटियां बनाने से आप स्पेस में नहीं पहुंच जाते. दिस इज आई स्ट्रांगली डिसएग्री. हर कई देशों में है. जाम्बिया ने 1965 में शुरू कर दिया था स्पेस में जाने का प्रोग्राम एंड दे एंडेड अप विद अ फनी रिजल्ट. ये एक टेम्परामेंट है. स्पेस पे जाना, साइंस हमारे पास पहले से थी, वी जस्ट मेयरली अचीव द टेक्नोलॉजी. स्पेस पे जाने का मतलब है ओपन माइंडेडनेस. आर यू ओपन? आपको लगता है ये आईआईटीज में पढ़ाई की गई है, ये इसरो में पहुंचने वाली, नॉट अ सिंगल पर्सन इज फ्रॉम आईआईटी, नॉट अ सिंगल पर्सन. वो सारे केरल के किसी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, आईआईएससी से पढ़े हुए हैं और इनसे पढ़े हुए हैं. दिस इज आप कुछ करने के लिए जहनी रूप से फ्री हैं. अगर आप जहनी रूप से फ्री हैं या आपकी हेरिटेज में ऐसी बातें हैं जो आप को प्रेरणा देती हैं, तो आपको अपने हेरिटेज को डिनाई क्यों करना? इंडिया की हेरिटेज ही इंडिया की आइडेंटिटी है. 0 हमारे यहाँ दिया गया तो वो क्या ये कम बड़ा अचीवमेंट था जो आज आप स्पेस में चले गए. न्यूमेरल्स जो आज आप देखती हैं वो भी ढूंढने वाले इंडियंस थे, वो क्या कम अचीवमेंट था? आप जो हमारे यहाँ पे ये थी, क्या कहते हैं उसको, आप प्लास्टिक सर्जरी के जो फर्स्ट स्टेप्स ले गए वो 2-3 हजार साल पहले ले गए, वो क्या फर्स्ट है? दिस इज ऑल फर्स्ट. तो ये कहना कि इंडिया पहली बार ऐसा शुरू किया, मैं थोड़ा सा इससे इख्तिलाफ चाहूंगा. इंडिया को दुनिया जानती ही है. इंडिया को जी आप बोलने पहले जी प्लीज. नहीं मैं जवाब दूंगी, आप बात अपनी कर लें उसके बाद. नहीं प्लीज कंटिन्यू प्लीज. नहीं सर, मैं डिसएग्री स्ट्रांगली करती हूँ जो आपने बात की कि सोमनाथ साहब ने अगर ऐसी आप गुफ्तगू अपनी की बात भी है पहले देन आई विल से प्लीज. तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या साइंस का वाकई कोई रिलीजन होता है? रिलीजन से ही ड्राइव करेंगे आप, अपने हेरिटेज से ड्राइव करेंगे? आर यू सीरियस सर? साइंस क्या होता है मैडम? आप मेरे ख्याल से आप ड्राइव करेंगे, अपने रिलीजन से करेंगे? आप साइंस को बहुत सुपरफिशियली एनालाइज कर रही हैं. व्हाट इज साइंस? और रिलीजन क्या होता है? वी नेवर हैड रिलीजन. रिलीजन इज कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको आप रिलीजन कहती हैं. हम उसको रिलीजन नहीं कहते. आप जिसको रिलीजन कहती हैं कि मैंडेट और द कोड ऑफ कंडक्ट गिवन बाय गॉड, डिविनिटी ड्रिवन रिलीजियस लीगल सिस्टम को आप अगर रिलीजन कह रही है, इंडिया में कभी नहीं था. वी नेवर हैड अ कोड ऑफ कंडक्ट. हमारे यहाँ जो योग आप करते हैं, मतलब है कि आप कह रहे हैं कि इंडिया कभी भी सेक्युलर मुल्क नहीं था. आपकी हर चीज की बेस जो अगेन लाइक पाकिस्तान रिलीजन से ही ड्राइव करते हैं आप. अरे भाई हम मुसलमान हैं क्या? तो लाइक पाकिस्तान कैसे आप कर रही हैं? वी आर नॉट मुस्लिम्स. हम मुसलमान तो नहीं है ना, तो हम लाइक पाकिस्तान कैसे हो जाएंगे? नो अगर हम बेस करते हैं सर. हम एक रिलीजियस वो बुनियाद पे बनाया गया मुल्क है और हमारी जो आइडेंटिटी है लाइक इजराइल, पाकिस्तान और इजराइल लाइक, तो मैं आपको उसके साथ कंट्रडिक्शन में चलती हूँ. आप कुछ बोल रही थी, आप अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्राइब कर लीजिए एक बार. पढ़ा तो क्या स्कूलों में उन्होंने साइंस की बजाय वेद पढ़ा है और उसके बाद वो चांद पे पहुंचे? एग्जैक्टली. दिस वैदिक गणित. योग इज वैदिक. योग इज वैदिक मैम. आयुर्वेद इज वैदिक. देखने और सुनने वालों पे छोड़ दें. एंड ऑफ द डिबेट. जी बिल्कुल मैं यही कहूंगा, एंड ऑफ द डिबेट. बिकॉज़ आपने योग, आपने वेद पढ़ा है जी. मैंने आपने आयुर्वेद का नाम सुना है? साइंसदानों के भी, आप डॉक्टर अब्दुल सलाम के भी निकाल कर देखिए. अरे भाई आप कुरान की स्टडी को आप बाकी स्टडी से कंपेयर कैसे करेंगे बिना पढ़े हुए? आप ये कह रही हैं कि कुरान में नहीं है तो बाकी सब में नहीं है. इज दैट योर आर्गुमेंट? कुरान में क्यों नहीं है? डॉक्टर अब्दुल सलाम का आपके पास रिजल्ट होना चाहिए. आपके पास रिजल्ट होना चाहिए कि उन्होंने जो भी आपके पास फिजिक्स में रिजल्ट अचीव होना किया है चाहिए उन्होंने कुरान से पढ़ के और अपने रिलीजन से ड्राइव करके अचीव किया. आपने डॉक्टर अब्दुल सलाम को नहीं सुना? ठीक है मैं मान रहा हूं. तो आपके रिलीजन में है तो आपको सच मानिए सर. हम तो कहते थे कि साइंस का कोई मजहब नहीं है. अब्दुल सलाम को सच मानिए बिकॉज़ ही गॉट द नोबेल. आपको तो नहीं मिला. मैं साइंस की बात कर रही हूं. साइंस का कोई मजहब नहीं होता. यूनिवर्सल साइंस का बिल्कुल कोई मजहब नहीं होता. आई एग्री विद यू. पता चला कि वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती है. अब आपकी प्रॉब्लम ये कि आप मजहब को समझती नहीं है. आपकी बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है. आपको मजहब की आइडिया ही नहीं है. जब मैं कह रहा हूं मेरे यहाँ मजहब ही नहीं है, ये डिविनिटी बेस्ड लीगल सिस्टम नहीं है इंडिया में. आपके लिए मजहब क्या है? डिफाइन मजहब मैम, प्लीज डिफाइन मजहब. सर रिलीजन, दिस इज एन अगेन एक टोटल डिफरेंट टॉपिक. इस पे हम घंटों बात कर सकते हैं. अगेन रिलीजन इज द पर्सनल थिंग. अगर आप कोई टॉपिक घंटों बात कर रही हैं तो आपको टॉपिक का आइडिया नहीं. मैडम मैं ये कह रहा हूँ 5 मिनट ज्यादा नहीं लगेंगे. ओनली 5 मिनट्स. आप 5 मिनट में अगर अपनी बात को नहीं डिफाइन कर पाते हैं और नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं तो इसका मतलब आपको आइडिया ही नहीं है.
इफ एनी टॉपिक यू टेक मोर देन 5 मिनट्स टू एक्सप्लेन, दैट मींस आपको पता ही नहीं कि आप बोलना क्या चाहती है। मैं आपको 10 मिनट देता हूं, आप आराम से रिलीजन डिफाइन कर दें और हिंदुइज्म को डिफाइन कर। मुझे तो 5 मिनट की भी और 10 मिनट की भी जरूरत नहीं है। बेसिकली आई एम फाइंडिंग इट सो फनी कि हम लोग इस बात पे बहस कर रहे हैं। रिलीजन इज ऑल अबाउट योर लाइक कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, आप इसको जिंदगी का आप लेकिन आप किस रिलीजन की बात कर रहे हैं? आप बात करें इस्लाम की, आप हिंदुइज्म की, आप जनरल की बात कर रहा हूँ। दुनिया में कोई एक मजहब नहीं है। जनरल की बात, मैं रिलीजन इन जनरल की बात कर रहा हूँ। दूसरे मजहब को उसकी बुनियाद ये होती है कि दूसरे को वो रिजेक्ट करता है तो वो अपनी जगह पे स्टैंड करता है। तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस डिबेट बिकॉज़ साइंस डजंट हैव एनी काइंड ऑफ विद वेरी हम्बल रिक्वेस्ट मैम, आपने कहा कि एक मजहब की बुनियाद होती है, दूसरे को रिजेक्ट करता है। दिस इज एसेंशियली नॉट वेदिज्म। हमारे जो वेदों में लिखा हुआ है, एकम सत बहुधा विप्राह वदंती, इंडिया ने कभी किसी को रिजेक्ट नहीं किया, यही हमारी हेरिटेज है। एकम सत बहुधा विप्राह वदंती। सेम टाइम हम मुसलमान भी रह सकते हैं और हिंदू भी, किसी को रिजेक्ट अगर आइडियोलॉजी को नहीं करते। एग्जैक्टली, यस, गुड टू नो दैट सर, very good to know that. I'm good. I'm so glad. What is the point of that religion then? If you are combining every religion and you are just calling yourself I am a religious person. There is only one religion. It is called Abro-Abrahamic religion. बाकी religion नहीं है भैया। जो rejection पे base है वो Abrahamic faith है। This is very controversial, sir. भाई so be it. अगर आपकी समझ कम है, आप उसको controversial तो नहीं कह देंगी ना मैडम। You have all right to keep your opinion, sir. I respect your opinion. I humbly request also opinion. All I am saying कि एक पेंट से सबको ब्रश मत कीजिए। आप अगर नहीं पढ़ी हैं किसी चीज को तो उसको बोले कि मैंने नहीं पढ़ा है। सर मैंने क्या नहीं पढ़ा? आपने हिंदू फिलॉसफी पढ़ ली है? सर हिंदू फिलॉसफी कोई भी मुकम्मल आप भी नहीं पढ़ सकते। आप भी ये नहीं कर सकते कि मैंने सारी फिलॉसफी पढ़ ली। आप भी नहीं कर सकते दावा। मैं मुसलमान हूँ, बचपन से आज तक इस्लाम को पढ़ सीख समझ प्रैक्टिस करी, मैं वो भी दावा नहीं कर सकती। आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आप हिंदू फिलॉसफी के एक्सपर्ट हैं? मैं फिलॉसफी की बात कर रहा हूँ, लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके पास फिलॉसफी नहीं है, आपके पास लॉ है। मैं आपसे कह रहा हूँ फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी तो दो लाइन की है, बड़ी सेंटर्ड इजी फिलॉसफी है। बाकी तो लॉज है। मैं आपसे फिक की बात ही नहीं कर रहा, मैं आपसे इज्मा की बात ही नहीं कर रहा, मैं आपसे उसकी क्या नाम है, उसको आप क्या कहती हैं, एनीवेज द वर्ड आई एम मिसिंग इट, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। Just let's get back to the topic. रिबाहा आप सिर्फ सुन रही हैं। नहीं हमारा जी, मैं आपको कुछ अगर आपको बुरा लग रहा है, मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, विद वेरी हम्बल रिस्पेक्ट, व्हाटएवर यू से फॉर योर ओन कंट्री एंड योर ओन हेरिटेज, डोंट ब्रश द सेम थिंग फॉर इंडिया कि इंडिया भी ऐसा करता है, इंडिया भी ऐसा हो जाता है। ये आदत आप छोड़ दीजिए। आपको अपने बारे में जो कहना अच्छा कहिए, बुरा कहना बुरा कहिए। बट अगर आप ये कंपेयर कर देती है ना कि देखिए इंडिया भी अगर वो कर रहा होता तो हम वही कर रहे होते। इंडिया इज नॉट यू and you are not India. Simple as that. That's I don't want to continue. Are you serious, sir? Why? Yes. मतलब ये आप कैसे मेरे ऊपर अथॉरिटी लगा सकते हैं कि मैं इंडिया के लिए कोई बात नहीं कर सकती? नहीं, आप बात कीजिए, आप फिलॉसफीज को मत मैच अप कीजिए, आप बिल्कुल बात कीजिए, लेकिन आप मतलब किस अथॉरिटी से ये कह रहे हैं कि मैं इंडिया के ऊपर कोई बात नहीं कर सकती? मैं क्यों नहीं? आप सारा दिन आप अगर बैठ के पाकिस्तान के लिए बात कर सकते हैं तो हम इंडिया के लिए, मतलब आर यू सीरियस? आर यू इन योर सेंसेस, सर? मैं आपको फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए मैं जो कह रहा हूँ। नहीं हमारा जी, मैं एक सेंटेंस कह दूं, आप उसके बाद कीजिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ आप इंडिया पे बात मत कीजिए, बिल्कुल इंडिया पे सारा दिन बात कीजिए। कि आप लोग चांद पे पहुंच गए ये माइंडसेट के साथ। गुड, आई एम सो सॉरी। मैं तो कहती हूँ हमारे वाले मौलाना अच्छे हैं। वेरी गुड, यू विल हैव योर मौलाना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप सारा दिन इंडिया पे बात कीजिए। आइडेंटिफाई आवर प्रॉब्लम्स एंड वी कैन टॉक ऑन दैट। वी डोंट feel that kind of hesitation and normality about like as you are behaving कि आप लोग तो हम पे आप इतनी इंसिक्योर क्यों हो रहे हैं सर? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप पूरा दिन बात कीजिए। एक मिनट हमारा जी, आप पूरा दिन बात कीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ डॉक्ट्रिनल जब आप इक्विवेलेंस कर रही हैं ना, उसको थोड़ा आप बैलेंस कीजिए। आप बाकी सारा दिन आप बैठ के एनालाइज कीजिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। वो मेरी ओपिनियन है, मैं ऐसे ही बात करूंगी। जो मैं बात करनी है जिस ओपिनियन पे, मैं अपनी ओपिनियन पे बात करूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक ऑन योर टर्म्स कि आप इस तरह से बात करें और उस तरह से बात करें। नहीं, बिल्कुल आप मेरे टर्म से बात नहीं करें। यू हैव फ्रीडम टू टॉक इन अ वे। मैंने आपसे ये कहा कि जब आप उस डॉक्ट्रिन को जानती नहीं, दोनों डॉक्ट्रिन को मिक्स कर दिए, दैट्स दावा है कि आप डॉक्ट्रिन को जानते हैं। यस। आपको किसने कहा था कि मैं नहीं जानती? मैंने कहा कि आपको मैं कुछ नहीं जानती। बोलोगे कुछ पहचाने जाओ, आपने तो वही बात कर दी। आप बोले और पहचाने गए। पूछा मैडम कि आपने पढ़ा है तो आप बता दीजिए। ओह माय गॉड, आर यू मैंने पढ़ा है? क्या पढ़ा है आप मुझे वो भी बताएं।
अभिषेक सर और हमारा जी जिसके ये थोड़ा सा जिसके अथॉरिटी पे आप ये ओपिनियन टॉपिक थोड़ा बना सा रही हैं मैम, आप एक ओपिनियन बना रही हैं, तो आपके पास कुछ बेसिस होगा ना, फाउंडेशनल वर्क होगा ना, कि भाई ये पढ़ा, इसके आपका आधार पे मेरा आप ओपिनियन है। सर आपका आर्गुमेंट किस बेस पे खड़ा है कि आपने मुझे किस बात पे कहा है कि आपने ये बात क्यों की और क्या आपने पढ़ा हुआ है? आप इसको रिपीट में देखिएगा और आपको खुद एहसास होगा कि आप कितनी पॉइंटलेस बहस कर रहे हैं। ठीक आई है, हैव मैं हमारा नथिंग तो टू जी बस से अभिषेक अबाउट सर इट। आई डोंट मैं ऐसी काइंडली डिबेट में इस नहीं टॉपिक आती हूँ जिसमें पॉइंटलेस डिबेट्स हों। हमारा जी और अभिषेक सर काइंडली मैं ये थोड़ा सा प्लीज कंट्रोवर्शियल जा टेक रहा द चार्ज। आई वुड है लव हम टू रीड इट फ्रॉम यू। अभिषेक सर और हमारा जी मैं ना G20 पे हम लोग बात करते हैं। G20 के हवाले से एक अगेन आप अपडेट पूछ लें, G20 पे आप बात करने को अलाउड है? मैंने आपसे इतना कहा, आप डॉक्ट्रिनल फिलॉसफी नहीं जानती, उसको मत करिए, बाकी आप सारी बात कीजिए मैडम, आप फ्री हैं, यू आर अ फ्री वुमन, फ्री पर्सन। Oh my जी God, I'm serious. Good to know अच्छा that. हमारा जी मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली G20 के हवाले से एक अपडेट हमारे सामने आई है और वो ये है कि इंडिया ने अफ्रीका को G20 का मेंबर बना दिया। अब G20 नहीं G21 कहा जा रहा है। आप इसे कैसे देखती हैं? रिभा, आई एम सो कंफ्यूज इधर। आई मतलब मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आई रियली कुडंट गेट द आइडिया कि किस पे बात होनी चाहिए किस पे नहीं। बाकी रही G20 एंड G20, अगर इकोनॉमिकली आपको प्रॉस्पेरिटी इज अ गुड थिंग, जो भी करेगा, चाहे वो अफ्रीका होगा, चाहे वो आप यू कैन नेम एनी कंट्री, चाहे वो कोई भी दुनिया का मुल्क होगा, कल को पाकिस्तान होगा, ये जो भी होगा, जो इकोनॉमिकली जो भी प्रॉस्पेरिटी दिखाएगा, ये जो भी उसमें बेस अपने बनाएगा, तो वो G20 G21 भी हो सकता है, G25 तक भी हो सकता है। देयर इज नो लिमिट फॉर दैट कि आपने G20 रखना है। आप जानते हैं कि G7 से स्टार्ट हुआ, इसके बाद ये यहाँ तक G20 तक अगर पहुंचा है, तो G30 तक G50 आप यू कैन मतलब इसके अंदर एडिंग, वो तो पॉइंट ही नहीं है। आप अफ्रीका को अगर कह रही हैं तो उसके साथ कंट्रडिक्शन में अगर है कि वो पहुंच गया तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, या फिर तो मेरे ख्याल में जो भी इकोनॉमिकली जो भी मुल्क स्ट्रॉन्ग होगा उसको उसमें ऐड किया जाएगा और उसमें वो रिस्पेक्ट समझ लें, ये वो उसको वो प्लेटफॉर्म समझ लें, वो उनको दिया जाएगा। बाकी अगेन आई वुड लव टू से कि मतलब मैं चाहती हूँ कि अगर आप G20 में भी आ गए हैं, आप आज मेजबानी भी कर रहे हैं, आप चांद पे भी पहुंच गए हैं, तो थोड़ा ग्रो अप। अभिषेक सर आप क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया जो है ऑफिशियली तौर पे G21 जो है वो मीटिंग जो है वो अटेंड करेगा यानी कि होस्ट करेगा। आप क्या कहना चाहेंगे कि अफ्रीका को भी इसका मेंबर बना दिया गया है? आपकी क्या राय है? देखिए ऐसा है ना कि दिस इज व्हाट, आज अगर आप जर्मन जो जो वो थे, क्या नाम, एम्बेसडर है, उन्होंने कहा इंडिया हैज एलिवेटेड टू G20 टू अनदर लेवल। उसका पॉइंट ये है कि अफ्रीकन यूनियन को इकोनॉमिक्स के आधार पे मिलाने की जगह जो एक आइडिया ये है कि अगर आप एक वर्ल्ड फोरम बना रहे हो जहां पे लेके आप मेजर डिसीजंस लोगे जो दुनिया के लोगों के फ्यूचर को इम्पैक्ट करेंगे, तो मेक इट एज डेमोक्रेटिक एज पॉसिबल। सो अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया, मींस अफ्रीका एज अ यूनिट को शामिल किया गया, एंड अफ्रीकन्स हैव बीन सेइंग दैट डोंट डिवाइड अस इनटू बॉर्डर्स एंड ऑल दैट, राइट। तो अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने से जो भारत की एज ओल्ड फिलॉसफी रही है वो कि वसुधैव कुटुंबकम, which is also the tagline of this thing, that means include every one of your family member. India is not based on rejected philosophy, right? So जब आपकी आपकी प्रिंसिपल है वसुधैव कुटुंबकम और उसके आधार पे आप लोगों को इंक्लूड कर रहे हो, दैट्स व्हाट G20 वाज अमेज, कि हमने ये नहीं कहा कि अफ्रीका इज रिच सो मेक देम पार्ट ऑफ अ रिचर क्लब, because a G20 is supposedly a rich people's club, which it shouldn't be. It should be a forum to voice every voice, be it weak, be it strong, or be it rich, be it poor, लेकिन सबको मौका तो दो ना। तो अफ्रीकन यूनियन अगर G20 में से नहीं है और आप 80% वर्ल्ड का वेल्थ चूंकि आपके पास है, 70 to 75% वर्ल्ड पॉपुलेशन, आप सबका मुस्तकबिल तैयार करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, दैट्स नॉट द केस, दैट शुडंट बी द केस। आप समझ रही हैं? तो ये G20 पे भारत ने एक इनिशिएटिव लिया कि हटते हुए उस पैटर्न से कि सिर्फ इकोनॉमीज को और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज को ही हम जोड़ेंगे, वी एडेड समथिंग व्हिच मेक्स इट मोर इंक्लूसिव, मोर ग्लोबल एंड मोर डाइवर्स। दैट्स व्हाट द फिलॉसफी इज, कि लेट एवरी ह्यूमन बी हर्ड, लेट एवरी वॉइस फाइंड इट्स प्लेस, एंड G20 शुड बी वन ऑफ सच फोरम। तो यही है, ये आज मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी, एंड देन थैंकफुली all the members of the G20 had a unanimous understanding and they passed it with consensus. तो यही है, वसुधैव कुटुंबकम,
This is what the philosophy of India is. Everyone is a part of a family, and the whole world is one family, one world, one sun, one thing. This is all Indian philosophy of this is our heritage now. समझिए जी. हमारा जी, आप क्या समझती हैं कि आज यानी कि कल हमने देखा कि G20 मीटिंग के लिए शेख हसीना जो कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं और जो बाइडेन भी उधर आए और काफ़ी जो है इसमें G20 में हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि इसका आने वाले टाइम पर इंडिया पर क्या इम्पैक्ट आएगा और इस G20 के सक्सेसफुल होने के बाद पाकिस्तान पर वर्ल्ड वाइड इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए जी, G20 में कोई भी जो मुल्क अगर शामिल होता है, बेसिक इसका जो कंसेप्ट है वो आप लोग जानते होंगे, हमारे देखने सुनने वाले भी जानते होंगे कि इसका कंसेप्ट क्या है। बेसिक जो इसका फोकस है वो आपको पता है, इकोनॉमिकली जो गवर्नेंस है वो है, उसमें कोई भी इमोशनली शामिल नहीं हो सकता। वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर, ओके, गुड टू नो दैट। लेकिन आप कोई भी मुल्क उठाकर G20 में अगर आप शामिल हो सकते हैं और इमोशनली आप अटैच होके कि जी हमारा मतलब हम इस पे भी ये कोई चैरिटी प्लेटफॉर्म तो है नहीं, आप अपने ही उसको वो डिग्रेड कर देते हैं अगर आप इसकी वैल्यू इतनी वो करेंगे। ये तो जो एक इमोशनल आपने बना दिया ड्रामा के G20 एक इमोशनल करण जौहर की या वो कोई फिल्म का ड्रामा है कि ऐसे सब आएंगे और एक फैमिली, एक वैसा नहीं होता। G20 का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मैं जहाँ तक समझती थी, और मैं ज़्यादा रिस्पेक्ट उस कंसेप्ट को देती हूँ कि वो एक वहाँ पर पहुँचना आपके लिए, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत आपको इकोनॉमिकली आपको ग्रोथ दिखानी पड़ती है, आपको प्रॉस्पेरस होना पड़ता है, आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तब जाकर आप शामिल होते हैं। अगेन अगर आप मुझे कह रही हैं कि उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इंडिया को ऑलरेडी वो एक अच्छी उन्होंने अपनी एक पावर शो की हुई कि वो ऑलरेडी अगर उसमें शामिल थे, और ये तो एकदम से अचानक फैसला नहीं होता कि इस दफ़ा इंडिया में होगा। ऑब्वियसली ये 3 साल का होता है कि एक आप पहले और अब आज कर रहे हो तो नेक्स्ट में वो कहाँ होगी मीटिंग। तो उनका उधर शामिल होना ही मैं समझती हूँ कि अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और अगर अब वो इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग हैं और उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमी में अपना एक हिस्सा डाला है और इस स्ट्रेंथ में वो पहुंचे हैं कि पावरफुल जो मुल्क हैं वहाँ पर आकर एक वो प्लेटफॉर्म पे आते हैं। और उसके बाद ये आपको पता है कि कोई एक दिन की या एक वक्त की नहीं होती, पूरा साल ये इनका इस तरह से चलता रहता है जिस भी मुल्क में मेज़बानी हो। तो मैं इसको ओवरऑल बहुत पॉजिटिव लेती हूँ, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इस अचीवमेंट तक पहुँचने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने भी इस तरह से दोस्ती निभाई है किसी ने इंडिया के साथ, कि चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो सॉरी टू से वो रशिया है, या वो हसीना वाजिद है, या फिर वो सऊदीया है, उन्होंने किसी ने दोस्ती नहीं निभाई इंडिया से। मेरे ख्याल में इंडिया ने अपनी जगह वहाँ पे इकोनॉमिकली जहाँ पे कुछ अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में साबित करने के बाद वो वहाँ पे पहुँचे होंगे। तो इसके लिए तो बेस्ट ऑफ लक। और सबसे बेस्ट चीज़ है हसीना वाजिद है, तो मेरे ख्याल में उनके अंदर पहले भी तल्खियाँ नहीं है इंडिया और बांग्लादेश में। एज सच वो तल्खियाँ जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मौजूद हैं। इससे अगर हिस्टोरिकली भी देख लें तो वो उनका आना भी कुछ एज सच, ये जो सारे कंट्रीज जो वहाँ पर अब आए हैं और उनको खैर मकदम किया जा रहा है, वो पहले भी इंडिया आते जाते रहते हैं। उनमें मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा कंट्री नया शामिल नहीं हुआ जिसको आप अगर उसके बारे में तस्करा करें कि ये बड़ी हैरत की बात है कि उनका वहाँ पे इस्तकबाल हुआ है और आप इसको किस तरह से देखते हैं। तो ओवरऑल फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ इट कि आफ्टर ऑल रीजन तो एक ही है। अभिषेक सर, आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बीइंग अ इंडियन, आपकी इस हवाले से क्या राय है? देखिए, पाकिस्तान पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान चाहता क्या है तो पाकिस्तान के लोग डिटरमाइन करेंगे। हम और आप कैसे बता सकते हैं? पाकिस्तान पे जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान के सामने है, वो आपके सामने है कि वो आपकी क्या मंजिल है, आप कहाँ जाना चाहते हो। जिस तरीके से आप दुनिया को देखते हो, दुनिया के हेरिटेज को या दुनिया को, वो एक अपने आप में इट्स समथिंग वेरी मिस्टीरियस टू मी। मुझको मेरे समझ में तो नहीं आता कि इसका मुस्तकबिल क्या है। जिस तरीके आप जा रहे हो, उस तरीके तो आपको जहाँ पहुँचना चाहिए आप वहाँ पहुँचे हुए हो। यू आर रनिंग टुवर्ड्स अपने डेस्टिनी, अपनी आपने तैयार कर ली है कि भाई मुझे ये बनना है। जो आप चाहते हो वो तो आप पा लेते हैं ना। पाकिस्तान जो चीज़ उसने डिटरमाइन करी है, वो तो पाकिस्तान ने पाया। ये क्रेडिट तो आप पाकिस्तान को दें ना। पाकिस्तान वांटेड टू बी अ न्यूक्लियर एबल कंट्री, पाकिस्तान ने बना है। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ टैलेंट्स की कमी है। सो जो आपकी डिज़ायर है वो आप पहुँच रहे हो, जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ पहुँच रहे हो। सो अब आपकी मुस्तकबिल क्या है, पाकिस्तान है क्या, इसको आप समझिए पहले। और जब आप पाकिस्तान को समझ जाएँगे कि पाकिस्तान यही है, आप अपने आप पहुँच जाएँगे जहाँ पे आपको जाना है। एंड आई गेस जहाँ पाकिस्तान को पहुँचना चाहिए, इट हैज़ रीच्ड देयर। बहुत अच्छी जगह पे है और मेरे ख्याल से इसका मुस्तकबिल ब्राइट ही मुझे दिखता है। मुझे तो कोई खराबी नहीं दिखती है। जो इनका ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव में तो सक्सेस है, 100% सक्सेस है। द 100% सक्सेस रेट इज, अगर कोई कंट्री मैं कहता हूँ जो अपने आइडेंटिटी के और आइडियोलॉजी को लेके बनी,
उस आइडियोलॉजी को आपने 100% अचीव किया। सो आई थिंक पाकिस्तान हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड। मैम एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जैसे इन्होंने बात की, बिल्कुल ठीक बात की, जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और अक्सर शिकायत आती है कि पड़ोसी मुल्क से भी कि सरहदों पे तो कुछ नहीं करते, बिज़नेस कर रहे हैं आपकी आर्मी। मेरी कल आरज़ू साहिबा से बात हो रही थी, वो भी यही बात डिस्कस कर रही थी। तो मैंने उन्हें कहा था कि हमारी आर्मी में टैलेंट है तो वो कर रहे हैं ना, कुछ तो कर रहे हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। वो वहाँ पे भी कर रहे हैं, वो यहाँ पे भी कर रहे हैं। और सेकेंडली बात बिल्कुल सही है, जो हमारी प्रायोरिटीज़ है, जो हमने सेट किया हुआ है गोल, इसमें कोई शक नहीं है। जो आपने आज भी, अगर आप अपनी डायरेक्शन रखी हुई है उसमें आप हम बिल्कुल सक्सेसफुली जा रहे हैं। अगर आपने रेस्टलेसनेस क्रिएट करनी है मुल्क में बॉर्डर्स पे, और अगर आप जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं आप वो कर रहे हैं, सक्सेसफुली कर रहे हैं, आपको इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस दिन आपने अपनी डायरेक्शन बदल रही और आप अगर करना चाहेंगे कुछ, और आप इकोनॉमिकली आप एक लीड करना चाहेंगे दुनिया में, या आप उसमें चाहेंगे कि हमारी बेहतरी आए, तो मेरे ख्याल में कोई लेंथी काम नहीं है ये। जितनी पावर हमारे पास, आपने अगर पाकिस्तान हार्ड कंट्री पढ़ा हो अगर आपने किताब, तो आप, और एक वो नहीं, कई लोगों की एनालिसिस देख ले कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है या आर्मी है, ये एक बहुत बड़ा पावरफुल किस्म का वो एक अपने इदारा है। अगर वो चाहे, और अब जब इतना पावरफुल इदारा होता है तो वो जब चाहता है, जो चाहता है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है और उसको कोई पूछने या क्वेश्चन करने वाला नहीं होता। तो जिस दिन यहाँ पे भी डायरेक्शन इन्होंने बदल ली, आप हम सब देखते रह जाएंगे, डायरेक्शन बदलते वक्त भी नहीं लगेगा। तो लेट्स सी कि इनकी डायरेक्शन जहाँ जा रही है वो बिल्कुल ठीक जा रही है। अभिषेक सर, आप एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? आपके व्यूअर्स मोस्टली इंडिया से होते हैं, तो मैं उनको यही कहूंगा कि G20 has proven to be successful। बहुत अच्छा रिजल्ट आया, एंड टाइम हैज कम, क्योंकि सारी दुनिया कह रही है कि ये इंडिया की सेंचुरी है, और इंडिया की सेंचुरी है तो इंडिया हैज टू इंश्योर कि सारे वॉइसेस को साथ लेके चले। कोई भी ऐसा नहीं हो जब इंडिया दुनिया को लीडरशिप दे रहा हो कि कोई पीछे छूट जाए। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन से और इंडियन सिविलाइजेशन के बीच का जो डिस्टिंक्शन है वो मेंटेन रखना है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज ऑल अबाउट वेस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन इज ऑल अबाउट ग्लोब। हम ही कह सकते हैं दुनिया में, और हमने ही दुनिया में पहली बार कहा, और आज तक कहते आ रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज फैमिली। So this is what India should be. We should take along everyone who wants to come, of course. अब बाकी कोई अपने दिमाग में उसके कुछ विचार हैं, so be it. If someone wants to remain in isolation, let them remain in isolation in their own paradise. After all, achievement target तो paradise ही है ना. So जो जिसकी paradise है वो है. But yes, who wants to come along with the humanity, who understands the Indian contribution and Indian heritage, हम सबको लेके चलेंगे. Weak from the Africa, weak from the Antarctica, rich from Europe, rich from America, everyone, they are part of our family. This is what our message is. अमारा जी, आपकी स्माइल बहुत कुछ बताना चाह रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था रिबा आपके साथ, मुझे नहीं पता था कि आपकी ज़्यादा ऑडियंस इंडियन है, और मुझे ये चीज़ें भी नहीं पता थी। मैंने आज सर को भी मैंने आज सुना है, मैंने फॉलो नहीं किया हुआ था। आप यकीन माने ना, मैं पहले रोती थी पाकिस्तानियों पे, आज मैंने इनको सुना है तो मुझे, आप यकीन माने, मुझे बराबर अफसोस हो रहा है इंडिया पे भी। कहीं नहीं जाएंगे ये, चांद पे भी जाके ये वापस ही आएंगे। इनका माइंडसेट, इनके डीएनए, ये कहीं नहीं, ये पाकिस्तान और इनका सेम है। मैं अपने वालों से बहुत बहुत गालियां दे लीजिए, पाकिस्तान से सेम मत कीजिए, गालियां दे लीजिए, यू फ्री टू अब्यूज, पाकिस्तान से सेम मत कीजिए प्लीज। पाकिस्तान से यहाँ के क्रिटिसाइज करती थी, आपने तो मुझे यकीन माने वो जो आप मुझे क्रिटिसाइज करें, आप मुझे आप फ्रीडम है, आप ये मत कहिए पाकिस्तान के जैसे प्लीज। आप बाकी सारे एक्सप्लेनेटिव्स यूज करें। पाकिस्तान में वन फैमिली, वन अर्थ, वन वो अभी क्या हो गया आपको? पाकिस्तान में स्टैंड अलोन भाई, आप फैमिली में नहीं है भाई, आप फैमिली तोड़े हुए हैं, आप फैमिली तोड़ चुके हो ना। अफसोस हुआ, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अफसोस हुआ। अगर आप प्रोग्रेसिव वॉइस है, अगर आप प्रोग्रेसिव वॉइस है तो आपकी कंट्री का अगर आप प्रोग्रेसिव वॉइस है, इफ यू रिप्रेजेंट प्रोग्रेसिवनेस, then I'm so sad. No sir, I'm so sad. I'm so sad. Literally sad. Literally sad. आप दुनिया में पाकिस्तान को काउंट करते हैं? थोड़ी देर पहले जो दुनिया फैमिली, वन अर्थ, वन फैमिली, पाकिस्तान अपने आप को फैमिली का पार्ट समझता है? आप न्यूक्लियर वेपन बना के उड़ाना चाहते हैं? सर, हमने आपको कहा है, आपने आपसे कहा है कि वन फैमिली, वन अर्थ, ये हमने बेड़ा उठाया।
तो यूनिवर्स भाई का फैमिली में आपने उसको आप थोड़े उसको इंक्लूड प्रोटेक्ट करेंगे जो करेंगे आकर तो के न्यूक्लियर बम उड़ा देगा। इंडिया ने ये बेड़ा फैमिली उठा में लिया फैमिली कि को प्रोटेक्ट भी तो वेस्ट करेंगे ना। सिविलाइजेशन, एक इंडियन सिविलाइजेशन। अब यकीन माने बड़ा अफसोस हुआ। मुझे भी अफसोस हुआ, गुड मुझे भी अफसोस सर हुआ। अमारा जी, आप आप दोनों पाकिस्तान के का टाइम का एनालिसिस कर बहुत रही हैं, मुझे शुक्रिया। इसको सोच के शुक्रिया, बड़ा अफसोस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बहुत थैंक बहुत यू शुक्रिया आपका सो मच। मैडम, आई होप आई और डोंट गेट टू सी यू। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।